am really sorry about the previous session. Actually, the this thing got off. The camera got off for some reason. So I'm resuming again, and yeah, welcome again. Let's just continue with the same thing. We were in a flow. So obligation of hirer to give information as to whereabout of goods. मतलब क्या कि हायरर को ओनर को राइट है पूरा जानने का, भाई मेरा गुड्स किधर है. तो देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे कि ओनर जो है ना वो नोटिस देगा हायरर को 14 डेज अब जानने के लिए कि वेयर अबाउट ऑफ गुड्स, कि मेरा गुड्स किधर है मेरे को बता. तो अब ये क्या होगा ना, अगर इसने लेट्स से 14 दिन में बता दिया तो ठीक है. इसने अगर 14 डेज में इंटीमेट नहीं किया तो ये 200 रुपये का फाइन देगा. कौन? हायरर. ठीक है. फिर है राइट ऑफ हायरर इन केस ऑफ सीजर ऑफ गुड्स बाय ओनर. मतलब अगर गुड्स सीज कर लिया किसने? ओनर ने. तो फिर इसका क्या राइट आएगा? किसका बेटा? देखो, राइट ऑफ हायरर की राइट की बात कर रहे हैं हम. हायरर जिसके पास पोजेशन ऑफ गुड है और हायरर जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो उसका क्या राइट्स है अगर सीज कर लिया गुड्स किसने? ओनर ने. सो हायर मे रिकवर फ्रॉम द ओनर द अमाउंट. हायरर मे रिकवर फ्रॉम द ओनर द अमाउंट पेड, जितना उसने अमाउंट पे किया था वो, या फिर अप टू द डेट ऑफ सीजर. मतलब कितना? तो जब उसने गुड सीज किया ना, तो जितना अमाउंट उसने पे किया था अभी तक का, उसको वो रिकवर करने का पूरा हक है. फिर सेकेंड, वैल्यू ऑफ द कहाँ है इसका? वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ द सीजर. क्या आपको समझ में आया क्या? राइट्स ऑफ हायरर क्या बोल रहा है? राइट्स ऑफ हायरर इन केस ऑफ सीजर ऑफ गुड्स. तो पहली बात, क्यों दिया ये राइट्स ऑफ? क्यों सीज कर दिया उसने? मेरे को राइट है कि मैं ऑप्शन है मेरे पास, मैं बाय कर सकता हूँ एट द एंड ऑफ द आफ्टर पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट. आप कैसे मेरे गुड्स को सीज कर ले रहे हो? अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है ठीक है, मतलब कोई मॉरल टर्पिट्यूड कुछ है भलता, तो ठीक है, समझ में आ रहा है. बट नहीं है तो हायरर को राइट है कि वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम द ओनर द अमाउंट जो उसने अभी तक पे कर दिया है अप टू द डेट ऑफ सीजर, एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ द सीजर. कि सीजर के दिन पे वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना था वो मुझे पूरा दे दो, आपने गुड्स सीज किया है. फिर है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स है ना, वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ द सीजर, उसमें से लेस करेंगे एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग. कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस है इनकर्ड बाय द ओनर फॉर सीजिंग द गुड. कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस है. अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द ओनर स्टोरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स के लिए कुछ किया है. फिर रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द गुड्स. अमाउंट स्पेंड बाय द ओनर फॉर कोई टैक्स या एरियर्स था कुछ टैक्स का या अदर ड्यूज का. तो ये माइनस करके मतलब क्या बोल रहा है कि जिस दिन आपने वो गुड्स को बेचा, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑन द डेट ऑफ द सीजर. तो सीजर के दिन जो वैल्यू ऑफ द गुड्स था आप मुझे वो दे दो, लेकिन उसमें से ये सारे अमाउंट जो होंगे माइनस होके फिर वो मिलेंगे. ठीक है. फिर है राइट ऑफ ओनर टू टर्मिनेट. राइट ऑफ ओनर, अब ये राइट ऑफ ओनर है अगर उसको टर्मिनेट करना है हायर परचेज अग्रीमेंट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ हायर और अनऑथराइज्ड एक्ट. कोई अनऑथराइज्ड एक्ट हो रहा है आपके गुड्स के साथ, तो राइट बनता है बिल्कुल ओनर का भी टर्मिनेट करने का. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेयर हायरर मेक्स मोर देन वन डिफॉल्ट. एक डिफॉल्ट किया तो ठीक है, बट मोर देन वन डिफॉल्ट किया ना इन रीपेमेंट या इन पेमेंट, एंड फिर क्या है? एंड आफ्टर गिविंग द हायरर 1 वीक का नोटिस. कितने वीक का नोटिस? 1 वीक का नोटिस. where hire is payable at weekly और lesser intervals. इसका क्या मतलब हुआ कि हायरर जो है वो एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहा है. इन दैट केस क्या होगा कि 1 वीक का नोटिस देगा. कौन 1 वीक का नोटिस कौन देगा? ओनर देगा कि भाई मेरे गुड्स वापस दे दे. तो कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अब मेरे को नहीं परवड़ रहा है, तो मेरे गुड्स वापस दे. लेकिन ये 1 वीक का नोटिस कब देगा? जब हायर जो है हायर मतलब वो जो हायर चार्जेस जो इंस्टॉलमेंट है वो वीकली पे कर रहा है, तब वो 1 वीक का नोटिस देगा. अदरवाइज जो मंथली या क्वार्टरली पेमेंट है उसमें वो 2 वीक्स का नोटिस देगा, 14 दिन का नोटिस देगा, और फिर टर्मिनेट करने की शक्ति रखता है. फिर है ओनर एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट बाय गिविंग हायरर नोटिस ऑफ टर्मिनेशन इन राइटिंग. नोटिस ऑब्वियसली उसको राइटिंग में देना है. इट इज़ंट लाइक दैट कि 1 वीक का मुँह ज़ुबानी नोटिस दे दिया, हाँ मेरा काम हो गया. इट डजेंट वर्क दैट वे. सो ओनर कैन टर्मिनेट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग. समझ में आ रहा है? वेयर अ हायरर डज एनी एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में जो लिखा था हायरर उसका कुछ भलता ही कर रहा है,
ब्रेक्स एन एक्सप्रेस्ड कंडीशन, हाँ एक्सप्रेसली कुछ कंडीशन दी है अग्रीमेंट में, आप उसको ही ब्रेक कर रहे हो, तो ओनर पूरा का पूरा राइट रखता है उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को, उस पर्टिकुलर हायर परचेज अग्रीमेंट को टर्मिनेट करने का। फिर है राइट्स ऑफ ओनर ऑन टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन पे ओनर का क्या राइट होगा? सो टू रिटेन द हायर, उसको रिटेन करने का, हायर रिटेन करने का उसके पास शक्ति है, जो उसने अभी तक ऑलरेडी बीन पेड एंड रिकवर द एरियर्स ऑफ हायर ड्यू। ये क्या बोल रहा है? मतलब अभी तक हायरर ने उसको जो ऑलरेडी हायर चार्जेस पे कर दिया है उसको वो रखने का राइट है। सेकंड, उसके कोई ड्यू चार्जेस है जो उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसके लिए भी उसको राइट है कि एरियर्स जो है वो भी उसको रिकवर करने का राइट है। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया ना अपना? अच्छा, ये आई थिंक दिस इज डन। फिर ये सारे ड्राफ्ट्स है मॉड्यूल में। So we would move forward with family settlement deeds. Now let's understand family settlement deeds क्या बोल रहा है अपने को। So family settlement deeds में firstly understand this thing, केल वर्सेस DY डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में, केल वर्सेस DY डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स को लेट डाउन किया है, कुछ जजमेंट्स बताए हैं इन दिस पर्टिकुलर केस दैट फैमिली सेटलमेंट मस्ट बी बोनाफाइड। भाई फैमिली सेटलमेंट कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस पे नहीं होना चाहिए, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए, सही होना चाहिए। वन सो एज टू रिजॉल्व फैमिली डिस्प्यूट बाय फेयर एंड इक्विटेबल डिविजन। ठीक है, मतलब मस्ट बी बोनाफाइड, इतना याद रखा बहुत है। मस्ट बी वॉलेंटरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, दैट फैमिली सेटलमेंट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन समवन कि फैमिली सेटलमेंट ही करना है, नहीं, दैट इज वॉलेंटरी ऑन दैट पर्टिकुलर फैमिली। सो फैमिली सेटलमेंट मस्ट बी वॉलेंटरी एंड should not be induced by fraud, कोई सीन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से आप फैमिली सेटलमेंट कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। फैमिली सेटलमेंट ओरल भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? फैमिली सेटलमेंट है भाई, 4 लोगों के बीच की बात है, फैमिली की बात है, ओरल भी हो सकता है। इन विच केस ऑब्वियसली ओरल है तो रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आपने उसको रिड्यूस टू राइटिंग में किया है, आपने कोई डीड बना ली है, इन दैट केस फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर बोल रहा है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं बेसिकली उस फैमिली सेटलमेंट के मस्ट हैव सम एंटीसीडेंट टाइटल, क्लेम और इंटरेस्ट और इवन अ पॉसिबल क्लेम इन द प्रॉपर्टी विच इज एक्नोलेज्ड बाय द पार्टीज। भाई फैमिली सेटलमेंट की बात हो रही है, कोई भी भलता उठ के आ रहा है मेरे को भी इसमें हिस्सा चाहिए, मेरे को भी चाहिए, नहीं हो सकता ना। एटलीस्ट पार्टी एडमिट करनी चाहिए ना कि भाई हाँ इसका भी हक बनता है। ठीक है, acknowledged by the parties to the settlement even if one of the parties of the settlement has no title but under the arrangement, मतलब कि लेट्स से फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, 4 भाइयों के बीच में हो रहा है, तो आई एम बीइंग द वाइफ ऑफ वन ऑफ द ब्रदर, मेरा कोई राइट बेसिकली अभी नहीं है, 4 भाइयों का ही है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाए जो मेरे हस्बैंड की है। तो इन दैट केस देखो क्या बोल रहा है, इवन इफ वन ऑफ द पार्टीज टू द सेटलमेंट हैज़ नो टाइटल, जो कि मैं हूँ, बट अंडर द अरेंजमेंट ऑफ अदर पार्टी, जो कि मेरा हस्बैंड होगा, रिलिंक्विशेस ऑल हिट्स क्लेम, मेरा हस्बैंड रिलिंक्विश कर रहा है ऑल इट्स क्लेम और टाइटल्स इन फेवर ऑफ मी एंड एक्नोलेज कर रहा है हिम टू बी द सोल ओनर। समझा आपको? देन दी एंटीसीडेंट टाइटल मस्ट बी अज्यूम दैट फैमिली अरेंजमेंट विल बी अफेड एंड कोर्ट बोलेगा कि हाँ भाई असेंट देगा उसको। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या मैं बताती हूँ, लेट्स सी। मेंबर्स मस्ट हैव सम, पहले तो मेंबर्स जो बोल रहे हैं ना फैमिली क्लेम में सेटलमेंट मांग रहे हैं ना, उनका कोई ना कोई एंटीसीडेंट इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉसिबल क्लेम होना चाहिए, तब मिलेगा। सेकेंडली मैंने ये बोला कि मेरे 4 भाइयों का बंटवारा है, मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं, मेरा राइट नहीं, मेरे हस्बैंड का राइट है। सो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन इज दैट कि मेरे हस्बैंड ने सारा का सारा जो राइट था अपना रिलिंक्विश कर दिया और मेरे फेवर में डाल दिया, तो मैं उसकी ओनर बन जाऊंगी और कोर्ट भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। चलो, then it says that family arrangement is final and binding on the parties to the settlement, कि family arrangement जो है वो basically binding होता है सारे के सारे parties पे settlement होने के बाद। चलो, then this is the last part and it says that family arrangement when enforceable, family arrangement कब enforce होती है तो can be enforced in a court of law
कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स हो सकती है, बट बिफोर द कोर्ट वुड डू सो इट मस्ट बी शोन दैट देयर वॉज एन ओकेजन ऑफ इफेक्टिंग अ फैमिली अरेंजमेंट एंड इट वॉज एक्टेड अपॉन। तो बेसिकली कोर्ट में जाने से पहले आप बोल रहे हो फैमिली अरेंजमेंट करना है, तो फैमिली अरेंजमेंट कोर्ट में जाने से पहले ये होना चाहिए कि भाई कोई मतलब देखो क्या बोल रहा है, कैन बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वी अंडरस्टूड दैट, बट कोर्ट में जाने से पहले इट मस्ट बी शोन दैट देयर वाज एन ओकेजन फॉर इफेक्टिंग अ फैमिली अरेंजमेंट, कि भाई ऐसा कोई चीज़ हुआ था जिसकी वजह से फैमिली अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, तो वो कोर्ट में बताना पड़ेगा। ये हुआ था कहाँ पे, तो लक्ष्मी पेरुमला वर्सेस कृष्णा वेनूर, क्या है ये, कृष्णा वेनार वेनारमा वेनार, आई एम नॉट श्योर, बट लक्ष्मी पेरुमला वर्सेस कृष्णा वेनारमा, ठीक है। So this is how we are done with family settlement as well. All right, stay tuned for other videos.